हमने क्या देखा कि नक्सलिज्म फैलाने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए कोई कोई गरीबी पकड़नी पड़ेगी, कोई डेप्रिवेशन पकड़नी पड़ेगी। अर्बन एरिया तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, फुल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुल ऑफ डेवलपमेंट है। सो व्हाई, वहां पे क्यों भाई? बात समझ आ रही है? जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो एक ग्लैमरस पिक्चर है ऑफ इंडिया, बट इन एवरी सिटी देयर इज भारत। बात समझ आ रही है? इन एवरी सिटी देयर इज अ भारत। और हम जिस अर्बन एरिया को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं वो इंडिया करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लैमरस लाइफ, फुल ऑफ एमिनिटीज, डेवलपमेंट, सब कुछ है वहां पे। लेकिन वहां पे एक उसका डार्क साइड भी है, चाहे वो धारावी जैसी स्लम्स हो, चाहे दिल्ली में नागलोई या फिर ऐसी कुछ स्लम्स हो, ठीक है, या फिर कुछ वर्कर्स हो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोलकाता की इंडस्ट्रीज में कुछ काम कर रहे हो वर्कर्स जिनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है उनको, उनके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, थोड़े पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन दुखी वहां भी है, रिलेटिव डेप्रिवेशन वहां भी है। इसीलिए तो अर्बन एरिया में क्राइम है, नहीं तो क्राइम ही नहीं होता। अगर इतना ही डेवलपमेंट है, सबके पास पैसे हैं, तो क्राइम नहीं होना चाहिए था। रिलेटिव डेप्रिवेशन हमेशा ज्यादा है अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि वर्कर है वो 500-700 रुपए कमा रहा है। अब उसको रिडिकुलाइज करना आसान है कि देखो तुम जो है पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हो, तुम्हारे बिना इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, और तुम्हें तुम्हें सेठ क्या दे रहा है? सिर्फ 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। क्यों ना इस सेठ को उखाड़ के फेंक दो? अच्छा समझ आ रही है? सो ऐसे अर्बन लिटरेट जो है, अर्बन वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियाज जो है, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग जो है इस टाइप की आइडियोलॉजी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और एक अर्बन नक्सलिज्म एक नई प्रॉब्लम इंडिया के अंदर सामने आ रही है। हाँ साक्षी। जैसे अभी आपने ना यूज किया वर्ड भारत, मतलब हम्म कि हम्म इंडिया नहीं है वो भारत है, तो हम्म। भारत तो यार अभी तो करेंटली उसको पॉजिटिव वर्ड यूज ही हाँ कर रहे हैं ना ठीक है अपन। ठीक है ठीक है। नेगेटिव वो भी बात यूज समझ कर गया, मैं सकते हैं। समझ गया कि वो बात है, वो ठीक है कि भारत को हम वो कर रहे हैं, बट ये ना एक फ्रेज थी जो सालों से यूज हो रही है, इंडिया वर्सेस भारत। भारत का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में नहीं है, भारत का मतलब है कि ऐसे लोग जो भारत के मतलब लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, इंडिया वो ग्लैमरस लाइफ, अर्बन एरियाज, पोश इलाके, ठीक है, तो ये ना एक टर्म यूज की जाती थी। तुम एक बात समझो, इंडिनियस लोकल लोग, ठीक है, बट बट उनके साथ अभी सबसे ज्यादा यूज करना तो गलत होगा अब ना, नहीं क्योंकि कर यार सकते, सब जस्ट टू जगह एक्सप्लेन। भारत ही हो रहा है। नहीं नहीं अब मत करो चाहे, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए होता था, ठीक है, इंडिया वर्सेस भारत। उस समय मतलब ये काफी एडिटोरियल्स में ये वर्ड, ये फ्रेज यूज होती थी, ठीक है, जो स्लम्स थी, अच्छा। ये है इंडिया, ये है रियल इंडिया, ये है रियल भारत, ठीक है, यहाँ पे लोग बसते हैं जो देश के लोग हैं, ठीक है, वो तो कुछ छोटे मोटे एरिया हैं, 10% लोग हैं, 90% इंडिया जो है, भारत जो है वो यहाँ बसता है, इसलिए इस वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है, इंडिया वर्सेस भारत। ठीक है, बेसिकली जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी एक लैंग्वेज के अंदर, एक समझने के लिए कि ये अर्बन नक्सलिज्म का इश्यू जो है वो काफी ज्यादा अब जो है वो आमने सामने आ रहा है। अब थोड़ा सा रीड करते हैं। अर्बन नक्सलिज्म हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माओइस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी अर्बन एरियाज में, ताकि ये मोबिलाइज करते थे टारगेटेड सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। कुछ कुछ एरिया कौन से करेंगे? जो सबसे वनरेबल सेक्शन है, जैसे विमेन है, ठीक है, वर्कर्स है, जैसे गिग इकोनॉमी वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब काफी जिन जो बहुत जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, हरासमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जिनका, उन्हीं पॉपुलेशन को ये पकड़ते थे, आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। फिर उनके मेहता साहब को आइडेंटिफाई, वही सेम अप्रोच, फिर रिक्रूट करते थे इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, रेज फंड फॉर द इंसर्जेंसीज, इन्हीं से पैसे लेते थे, रेज फंड करते थे। तो रिवोल्यूशनरी तुम देखो आजकल जो न्यूज़पेपर है और है, वहां पे तुम लोगों को नहीं लगता ये तो नक्सल है, ये अर्बन नक्सल है? प्रोफेसर होंगे, तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर दिखेंगे ऐसे, जो इस टाइप के आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्रिएट अर्बन शेल्टर्स फॉर अंडरग्राउंड कैडर्स, ठीक है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट अंडर द गाइज ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनजीओ, कहेंगे कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए खड़े हैं, हम एनजीओ है, बट ये होते नहीं है, ये कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल्स है, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी इनकी होती है लीगल एक्शन के लिए, ताकि इन पे कोई लीगल एक्शन ना आए, ठीक है। 2004 में सीपीआईएम ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन द अर्बन एरियाज, डिफाइंड दिस स्ट्रेटजी एम्फेसिजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन पुअर, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल, विमेन, दलित, रिलीजियस माइनॉरिटी थ्रू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? जितने भी अर्बन एरिया के जो वनरेबल सेक्शन है
उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, उनसे फंड लेते हैं, फिर उन्हीं को जो है प्रमोट करके ये कुछ इस टाइप की नक्सल एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करते हैं। अर्बन नक्सलिज्म इसे कहते हैं। हाँ बोलो। यार ये फ्रंट वर्ड मैंने बहुत जगह पढ़ा है, पर समझ नहीं आता अर्बन के साथ अपन ऐसा फ्रंट वर्ड क्यों जोड़ते हैं, मतलब कहाँ पे है फ्रंट? जैसे ये थ्रू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट इज दिस फ्रंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का मींस? मतलब क्या है? देखो, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एनजीओ, जो बाहरी है। आज समझ आ रही है? ऐसे ऐसे एनजीओ के नाम होंगे कि मतलब इनसे बड़ा देश का भला कोई नहीं कर रहा, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। बैकएंड में कुछ और काम चल रहा है। आज समझ आ रही है? ये देखो, ये अच्छा। रहा। These organizations under the guise of human right and NGO while maintaining separate identities to avoid legal action. They use legal processes, propaganda campaigns and state institution को मलाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये एज अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है एनजीओ। इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है वो एनजीओ से थोड़ी सी कम ही नफरत, मतलब नफरत सी रखती है। थोड़ा सा नेगेटिव ही परसेप्शन है गवर्नमेंट का एनजीओ की तरफ, क्योंकि एनजीओ के नाम पे बहुत सारी टेरर फंडिंग, नक्सलिज्म, ये सब चीजें चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी एनजीओ नहीं है, बट उतनी ही उनके बीच में जो है वो ऐसी एनजीओ जो है वो बन के आ गई है, सामने आ गई है। क्राउड फंडिंग करते हैं वो लोग, करते हैं इस टाइप की अपनी आइडेंटिटी को लाते। तो अर्बन नेक्सलिज्म जो एक इश्यू है। अब इसको सॉल्व तो कैसे करें? एक आपको मैं दुर्भाग्य बताता हूँ, छोटा सा, जो आपको समझ के अच्छा लगेगा, समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अर्बन नक्सल, कब से हम अर्बन नक्सल कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से अर्बन नक्सल कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे होंगे। लेकिन कभी भी अर्बन नक्सलिज्म को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर हम इंक्लूड ही नहीं करते। मतलब जब हमारी पॉलिसीज बनती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, उसमें कभी अर्बन नक्सलिज्म के लिए अलग से बजट ही नहीं होता, अलग से कोई मेजर्स ही नहीं होते। तो हम हमेशा अर्बन नक्सलिज्म को एक अलग मुद्दा समझते हैं, और उसके लिए कभी कोई डेडिकेटेड पॉलिसी आई नहीं। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ही पहले, जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जिसमें हम नक्सलिज्म को टैकल कर रहे हैं, साथ साथ हमें उसी के अंदर अर्बन नक्सलिज्म को भी जो है रिकॉग्नाइज करना होगा, तभी हम इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइन विद दिस? क्लियर? ये एक हमेशा पॉइंट याद रखना, जस्ट टू गिव यू तो अ इसमें पॉइंट। ऐसा है क्या कि जो फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इसका कोई नेसेसरी रिलेशन होता है अर्बन सेंटर से? अर्बन सेंटर से नहीं, अर्बन एरियाज में ऐसी है, क्योंकि क्या है, अर्बन एरिया में थोड़ी सी लिटरेसी है। वहां पे तुम, जो तुम्हें कहीं ना कहीं उनको रेडिकलाइज करना होगा, तुम्हें थोड़ा लिटरेट तरीके से करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तुम्हारी बात अगर कोई सुने, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली एरिया के अंदर लिटरेसी लिटरेसी कितनी है दिल्ली में? मोर देन 90% जो है दिल्ली लिटरेट है। बात समझ आ रही है? आई बात समझ में? तो वहां पे और ढोंग नहीं चलेंगे, वहां पे इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको जो है वो रेडिकलाइज करना होगा, थ्रू पेपर्स, थ्रू और है। तो अर्बन एरियाज में यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी लिटरेट। अर्बन सेंटर्स में वो इस तरीके से जो है ये मेजर्स को है जो अपनाते हैं। ठीक है? काफी कॉलेजेस के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर होते हैं, वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से होते हैं। ठीक है? वो अपने चेले चपाटे बनाते हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है? फिर वो चेले अपने और चेले बनाते हैं, ऐसे करके एक ग्रुप बना होता है, अंदर ही अंदर पता ही नहीं चलता। अब ऐसे तो लग रहा है कि ये तो स्टूडेंट है, ऊपर से तो वो स्टूडेंट है और वो ऊपर से प्रोफेसर है। बात समझ आ रही है? ओके। आई बात समझ में? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाओ, फैक्टर फ्यूलिंग नक्सलिज्म। कौन कौन से फैक्टर है जो नक्सलिज्म को फ्यूल कर रहे हैं? बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, इजी है, हमने लगभग इसी पे डिस्कस किया है। सबसे पहले कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक कमेटी का आपको नाम लिखना है अपने आंसर में, बंदोपाध्याय कमेटी 2006। बंदोपाध्याय कमेटी जो है वो आपकी रिलेटेड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। इनकी रिपोर्ट आई थी, इस कमेटी की रिपोर्ट है, और उन्होंने भी ये बताया कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जैसे अंडर डेवलपमेंट, पोवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, डिप्रेस्ड वेजेस, वेज ही नहीं मिल रहे, ठीक है, एंड इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ट्राइबल एरियाज। इसी का एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, बीडी मेकर्स। बीडी मेकर्स के बारे में कुछ पता है? बीड़ी 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 सुनिए, गांव में बीड़ी होती है। आज न्यूज़पेपर में बीड़ी के ऊपर भी एक बात आई है कि जीएसटी, जो आरएसएस का एक ग्रुप है, कुछ कह रहा है कि बीड़ी के ऊपर जो है वो जीएसटी कम करो। ठीक है, उसको इंक्लूड मत करो कि वो जो है, क्योंकि बीड़ी पे काफी लाइवलीहुड जो है वो अफेक्ट होती है। एक आपको केस स्टडी बताता हूँ, मेरे को याद आ गई यहाँ पे। एक फराका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फराका डिस्ट्रिक्ट,
कि फराक्का डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मतलब ये आपका इधर इन्हीं ट्राइबल एरियाज के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। इस एरिया में बीड़ी मेकर्स है। बीड़ी क्या हो, तेंदू, तेंदू लीव सुनी होगी आपने, तेंदू के पत्ते, ठीक है, तेंदू के पत्तों को सुखाकर बीड़ी बनती है, ठीक है। और ये बीड़ी रोल का जो काम करते हैं ना, वो मोस्टली विमेन करती है। बात समझ आ रही है? मैं आपको आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि उनको वेजेस कितने मिलते हैं। वो 1000 बीड़ी रोल करते हैं ना, तो उनको 100 रुपए मिलते हैं। बात समझ आ रही है? 1000 बीड़ी रोल करना मतलब तेंदू के पत्तों में उनमें मसाला भर के उसमें धागा बांध के प्रॉपर बीड़ी बनाना, ऐसी 1000 बीड़ियां बनाएंगे जब जाके कोई 100-110 रुपए मिलेंगे। बात समझ आ रही है? क्या ये एक डिप्रेस्ड वेज का एग्जाम्पल नहीं है? बताओ। ये सब ट्राइबल एरिया में है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में तेंदू की पत्तियां होती है। आपको पता है तेंदू लीव्स कहां पे होती है? ट्राइबल एरियाज में होती है। और तेंदू लीव से ही बीड़ी बनती है। और बीड़ी में वेजेस जो है इस तरीके से मिलते हैं, आप देख लो, सोच लो। तो इस टाइप की अगर चीजें होगी, ऐसी केस स्टडीज को यूज करो, अब न्यूज़पेपर में आती रहती है। आपको बस अपने आंसर में इन्हीं को एग्जांपल देना है कि कैसे आर्टिफिशियली डिप्रेस्ड वेजेस है, कुछ ऐसे एग्जांपल है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ट्राइबल एरिया में। आप एम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा हो, ट्राइबल एरिया का कोई डेटा हो, आप उसको यहाँ पे मर्ज करके इस बात को लिख सकते हो। पोवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज्यादा होता है ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। इसका एक कारण है, मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स है। अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट के साथ आज भी अनटचेबिलिटी है। तमिलनाडु को देखो, अभी वॉल ऑफ अनटचेबिलिटी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? वॉल ऑफ अनटचेबिलिटी, एक पूरी दीवार थी अनटचेबिलिटी की। तमिलनाडु का केस स्टडी है, अभी ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, 20-25 दिन पहले की बात है। अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो अ सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, तो उनमें तो कहीं ना कहीं वो एलिनेशन की फीलिंग आएगी ना। उनको रेडिकलाइज करना बहुत ईजी है। डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस, नेगेटिव सोशल परसेप्शन। नेगेटिव सोशल परसेप्शन कॉलोनियल टाइम से है। कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता है, आपको पता है? कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है कॉलोनियल टाइम से। अब जाके कुछ को हटाया जा रहा है, हो रहा है, वो क्रिमिनल ट्राइब्स है, उनको क्रिमिनल माना जाता है। बात समझ आ रही है? अब ये एक सोशियोलॉजी में एक थ्योरी है कि आप जिसको जैसे टैग करोगे वो वैसे बन जाता है। इंसान को अगर बहुत बार किसी इंसान को बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए टैग दिया जाए, उसको लेबलिंग कर दी जाए, लेबलिंग थ्योरी बोली जाती है। आप उसको लेबल करोगे बार बार कि तू क्राइम है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल नहीं भी होगा ना तो भी वो क्रिमिनल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? कि हार्वर्ड बेकर की एक थ्योरी है, उसमें लेबलिंग थ्योरी है। बात समझ आ रही है? सो नेगेटिव सोशल परसेप्शन, कैसे क्रिमिनल, जो क्रिमिनल टैग्स दिए हुए थे क्राइम ट्राइबल्स को, वो टैग्स के कारण जो है नेगेटिव सोशल से एलिनेट हो गए, वो लेबल्ड हो गए एज ए क्राइम और क्राइम एक्टिविटीज करने लग गए। नॉर्थ ईस्ट ये एक्सट्रीमिज्म में जो है वो इन्वॉल्व हो गए। बात समझ आई? सो डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस, ये कुछ पेटी क्राइम्स करते हैं। मान लो कोई ट्राइबल एरियाज में छोटे मोटे काम में कर दिया, कोई छोटी चोरी कर दी, ठीक है। अब चोरी की मान लो 20 रुपए की एग्जाम्पल। अब वो इंसान 20 रुपए की चोरी के लिए जो है उसका नंबर ही नहीं आया, ट्रायल ही नहीं हुआ, 10 साल तक वो जेल में बैठा है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा एक इमोशनल स्पीच है, अगर कभी सुनना हो यूट्यूब के ऊपर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एक बहुत इमोशनल जो है वो स्पीच है। जो वो नई नई बनी थी ना, तो वो जो भी जुडिशरी है, जुडिशरी के कोई प्रोग्राम में उन्होंने स्पीच दी थी, और डीवाई चंद्रचूड़ वहां पे उस समय सीजीआई थे, उनको एक तरफ इशारा करके बोला कि आप लोग जो जुडिशरी, ठीक है, पुलिस वाले हैं, ठीक है, आप, क्योंकि वो खुद ट्राइबल थी तो उन्होंने अपनी बात बताई कि हम लोग छोटे छोटे क्राइम के लिए, वहां पे लोगों को मैंने देखा है, छोटे छोटे क्राइम, बहुत पेटी क्राइम्स है, मतलब 10, किसी ने मान लो आलू चोरी कर दिया, किसी के दूसरे घर से कोई 2 आलू लेके आ गए, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया, अब उसका ट्रायल ही नहीं हो रहा, 10 साल तक वो जेल में एक आलू की चोरी में गया। आज समझ आ रहा है? कोई छोटी मोटी चोरी कर दी और कर दी, कोई 50 रुपए 100 रुपए की चोरी, क्योंकि मैंने क्या कहा, गरीबी में इंसान कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत वो गलत मीन्स पे जा सकता है, बट उसके साथ डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस। अब मान लो किसी इंसान को, मतलब उसने मान लो कि 10 आलू चुराए, 1 किलो आलू चुराए, एग्जाम्पल समझो, जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने 1 किलो आलू चुराए और उसको 5 साल जेल में डाला हुआ है, वो सरकार से खुश होगा कि सरकार को हमेशा कोसता रहेगा? तुम खुद बताओ, खुद सोचो, तुम्हारे साथ अगर ये चीज हो तो अपने ऊपर लेके देखो।
बात समझ आ रही है? जैसे तुम अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे साथ सरकार ने कोई धोखा दे दिया, तुम्हारे रिजल्ट ही नहीं आए 5 साल तक, 4 साल तक, बात समझ आ रही है? तुम्हें रिजल्ट ही नहीं दिए 5 साल, तुमने पेपर दिए, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आया, प्रीलिम्स का रिजल्ट 5 साल लेट हो गया, डिले हो गया। अब बताओ कैसी बीत रही है? तुम सरकार का साथ दोगे या तुम भी एलिनेट कर दोगे, तुम भी प्रोटेस्ट कर दोगे? बात समझ आ रही है? उनके कॉन्टेक्स्ट को समझो। वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में सब लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं शुरू से इंसान कोई बुरा नहीं है, वो बुरा बन गया, सोसाइटी ने बना दिया उसको, सरकार ने बना दिया उसको। बात समझ आ रही है? क्योंकि डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस है ही, डिनाइल, प्रॉपर डिनाइल। कस्टोडियल डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई मान लो, इस पे बहुत अच्छी मूवी है भीम करके, उस मूवी में बताया हुआ है कि जैसे मान लो होता क्या है, जो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, कि मान लो कोई इंसान है जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, वो थोड़ा प्रॉस्परस है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई क्राइम किया और मुझे 3 साल की जेल है, ठीक है, इस टाइप का कुछ है, तो अब 3 साल में जेल, अब मेरे को पैसे देने हैं पुलिस वाले को, मैंने पैसे दे दिए, मान ले कि भाई मेरे को 3 साल जेल जो है मेरी जगह पे किसी और बंदे को जो है वहां पे कर दो, और मेरी 3 साल की सजा हो जाएगी, मैं बाहर घूमूंगा, और आप वहां पे लिख देना कि हाँ ये बंदा जेल में था। उनको कोई इंसान चाहिए, इंसान कहां से उठाते हैं? ट्राइबल। एक ट्राइबल को पकड़ के लाएंगे, उसको जो है जेल में बिठा देंगे, 3 साल तक वो जेल में बैठेगा, उसे कह देंगे तूने पेटी क्राइम किया, तू जेल में बैठा रहा है, वो किसी और की सजा काट रहा है और वो बाहर घूम रहा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब बात समझ आ रही है डिनाइल ऑफ सोशल जस्टिस कैसे होता है? कस्टोडियल डेथ, कई बार मार देते हैं, कस्टोडियल डेथ हो जाती है, इतना टॉर्चर करते हैं। आई बात समझ में? तुम्हें होलिस्टिक मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, तुम्हें रटने की कोई एक फैक्टर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूंगा मेरी क्लास से कुछ रटो, जस्ट सुनो मेरे को, सब कुछ रट जाएगा अपने आप क्लास में, तुम बड़े पॉइंट अपने आप आएंगे, बस ये कीवर्ड्स दिमाग में रखना। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे मैंने पहले बोला माओ जी डोम की जो फिलोसफी थी, चाइना कोवर्ट सपोर्ट, चाइना कोवर्टली जो है वो सपोर्ट करता है। बात समझ आ रही है? तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इशू, जो सबसे बड़ा इशू है कि क्यों नक्सलिज्म है, वो अगर कोई एक मेजर इशू माने, वो ये है जल जमीन जंगल। इन लोगों को अपनी लाइवलीहुड, इनका जंगल, इनका जल, इनकी जमीन बहुत दिल के पास है, बहुत दिल के करीब है। बात समझ आ रही है? अब तुम इनको अपनी उनकी लैंड से ही एलिनेट कर दोगे, तुम इनकी वे ऑफ लाइफ ही इनसे छीन लोगे, तो बताओ ये एलिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हथियार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बताओ। एक ऐसी ही केस स्टडी अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में आई, अंगुल डिस्ट्रिक्ट की। अंगुल डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, वहां पे ये देखा जा रहा है कि माइनिंग एक्टिविटीज एक्सपेंड हो रही है, तो ट्राइबल जो विलेजेस है उनको रिहेबिलिटेशन प्रॉपर करवाए नहीं जा रहे, वो अप्रूट हो रहे हैं अपने एरिया से। एक तरफ माइनिंग बढ़ाओ या फिर ट्राइबल एरियाज में जो है इनका जो है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये अप्रूट हो रहे हैं अपने जमीन से। एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि कैसे लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, डिस्प्लेसमेंट विदाउट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, फॉरेस्ट राइट वायलेशन, ये कुछ कारण है जिसके कारण ये जल जमीन जंगल तीनों चीजों से जो है एलिनेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर इनमें एक जो है वो फीलिंग आ जाती है एलिनेटेड की, और उसके कारण जो है वो एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ज्वाइन हो जाते हैं, इनको इजीली रेडिकलाइज करना इजी हो जाता है, रेडिकलाइज करना। ऐसा ही है गवर्नमेंट गवर्नेंस डेफिसिट, इसके बारे में बताता हूं आपको, इसको समझो। absence of routine administration, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज इन द रिमोट एरियाज। बेसिक सर्विसेज ही नहीं है, पानी नहीं है और नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखो पंचायत के अंदर एक टॉयलेट के लिए वो कैसे पंचायत में भागता है, एक टॉयलेट सीट के लिए, याद देखिए पंचायत। बेसिक कम्युनिटीज नहीं है इन गांवों में, ट्राइबल गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन होगा क्यों? सबको लगता है नक्सल एरिया है, नक्सल एरिया में कौन जॉब करना चाहेगा बताओ? इल ट्रेन्ड एंड पुअरली मोटिवेटेड यहाँ पे पर्सनल्स होते हैं, पुलिस वाले सब एकदम, मतलब उनका तो यार नक्सल एरिया में है, वो अपनी पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं। अब जो इंसान पनिशमेंट पोस्टिंग में एक तरीके से मानता है कि यार मेरे को तो नक्सल एरिया मिल गया, ट्राइबल एरिया मिल गया और मिल गया, तो वहां पे कोई डेवलपमेंट करेगा क्या? जब लोगों का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे ही ना। गवर्नमेंट सिस्टम ही उनके साथ नहीं है, सिस्टम खुद उनसे भाग रहा है, तो फिर तो वो सिस्टम के खिलाफ होंगे ही ना, बट ऑब्वियस सी बात है ही बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना है। वाइड स्प्रेड करप्शन, करप्शन बहुत है,
करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, रेप होते हैं, छोटी छोटी कोई चीजों के लिए अगर पुलिस स्टेशन चले जाओ तो विमेन चली गई तो रेप हो गया, और हो गया, टॉर्चर हो गया, इस टाइप की चीजें। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ बेल, बेल ही नहीं मिलती इनको। ये हाल है पूरे ट्राइबल एरियाज के अंदर, जिसके कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़ रहा है। रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन, इनके खुद के रिसोर्सेज हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं, चाहे मिनरल रिच एरियाज में रह रहे हैं, फिर ऐसी इंडस्ट्रीज आती है और उनको लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट देती ही नहीं है। इसमें बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट जो है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है भिलाई का स्टील प्लांट। जब भिलाई का स्टील प्लांट हुआ कितने लोग डिस्प्लेस हुए, उनको कोई आज भिलाई स्टील प्लांट जिसका भी होगा उससे कोई फायदा नहीं है वहां के लोकल लोगों को। वो तो वहां पे सिर्फ वो धुआं ही जो है उसको स्मेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, नथिंग मोर देन दैट। बात समझ आ रही है? इट इज नो, अब ध्यान से सुनना, इट इज नॉट को इंसिडेंटल द ट्राइबल एरियाज आर द मेन बैटल ग्राउंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टुडे। दीज फैक्टर क्रिएट कंडीशन वेयर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी कैन टेक रूट। बात समझ आ रही है? जहां जहां पे ये सब फैक्टर्स होंगे वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है ट्राइबल एरिया, अगर पंजाब के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स होगी तो वहां पे भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो पैदा हो सकता है। बात समझ आई? फाइन विद दिस, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब कल हम डिस्कस करेंगे कि इसको कॉम्बैट कैसे करना है, ठीक है, नक्सलिज्म को कैसे टैकल करना है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, सबको समझ आया?